जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेसासोथिस स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम इस श्रेणी में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। हम 25 प्रश्न करने वाले हैं और आज ये ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर फर्स्ट है और एक नई शुरुआत से हम लोग टॉपिक वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है, 7 PM पर। ठीक है, डेली होती है, तो आप लोग प्रीमियम क्लास होती है, डेली जुड़ा करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोदावरी होगा। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है और सबसे लंबी नदी है। यह आपके नासिक में त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा है, उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न है। उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि अभ्यारण्य के लिए है। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर ए होगा। उड़ीसा में चिल्का झील बहुत बार एग्जाम में आई है, याद रखेंगे उड़ीसा की है। ठीक है, और चिल्का झील के अंदर ही नलवाना पक्षी विहार है, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखेंगे उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, नलवाना पक्षी विहार। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से गुजरती है। विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी होकर गुजरती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 10 बार आया है। क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर आपका क्या करता है, एग्जामिनर आपसे पूरा कहने का मतलब है एक श्रेणी बूझ लेता है कि सबसे पहले कौन, फिर बाद में कौन, सबसे बाद में। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी आती है विंध्य श्रेणी। ठीक है, विंध्य श्रेणी। विंध्य के बाद आपकी नर्मदा नदी आती है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा के बाद आपका सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी। और उसके बाद फिर आपकी कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। एग्जामिनर कभी उत्तर से दक्षिण की ओर और कभी दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम बूझ लेता है, तो आपको ये क्रम भी याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति के लिए बनी हुई हैं। खड्ड, गड्ढों, ड्रिफ्ट, भेली। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि खड्डों में। चंबल नदी सबसे ज़्यादा अपरदन के लिए जानी जाती है। सबसे ज़्यादा अपरदन जो होता है वो चंबल नदी ही की जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र भी मिलते हैं। क्या सर, बीहड़ क्षेत्र सबसे ज़्यादा चंबल नदी में ही मिलते हैं। अच्छा, और आपको याद रखना चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि घड़ियाल अगर आपको देखना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो चंबल नदी में। ठीक है, चंबल नदी घड़ियालों के लिए फेमस है, याद रखेंगे। और बीहड़ का निर्माण भी करती है, बीहड़ मतलब अपरदन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। अच्छा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। तो सतलज तो सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में क्लियर है। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर 4 होगा, यानी कि झेलम। झेलम नदी जो बुलर झील से होकर बहती है। किससे सर, बुलर झील से होकर, याद रखेंगे। इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में भी हो गया। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ बहता है। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है झेलम नदी पर कौन सा बेहतरीन मतलब बहुत फेमस शहर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप हम लोग हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। क्या लेगून क्या है, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। दोस्तों, हम 23 प्रश्न लेकर आए हैं। 25 प्रश्न, 2 प्रश्न मिस हो गए PDF में, तो मैं पहले ही बता देता हूँ 23 प्रश्न है। 23 में से आपका स्कोर क्या रहता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 7 बजे ये क्लास आपकी डेली होती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टडी जीके सब्जेक्ट वाइज और किसी दिन प्रैक्टिस जीके जिसकी भी अपन लोग करेंगे। तो डेली 7 बजे आप जरूर जुड़े, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा लेगून क्या होते हैं। एक तालाब होता है, झरना, जलप्रपात या झील। राइट आंसर क्या होगा, झील। लेगून एक झील होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश सबको पता होता है, कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रुद्र सागर झील। ये अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आएगा। कह रहा है रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, कहाँ पर है रुद्र सागर झील। MP, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर बोलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर MP होगा, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रुद्र सागर झील स्थित है जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा बूढ़ी गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है। बूढ़ी गंगा, देखिए दक्षिण की गंगा,
बूढ़ी गंगा, ये सभी गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के किस प्रदेश यानी कि अभ्यारण्य में यह तथा इसके लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब ये है कि कोई राज्य है, उसका कोई अभ्यारण्य होता है, उसके लिए कौन सा। जैसे कस्तूरी मृग के लिए आपका जम्मू कश्मीर में जाना जाता है, जम्मू कश्मीर जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। उसी प्रकार से आपको बताना है राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, राजस्थान बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा ये क्यों किया गया? अब भाई कोई तो कारण होगा जब इसका नाम रामगंगा कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, रामगंगा इसका इसलिए नाम कर दिया गया क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी होकर बहती है। क्या सर? रामगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी, याद रखेंगे, ठीक है। रामगंगा जो नदी है वो यहीं से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। ये नन में मतलब उत्तराखंड में है, ऑप्शन नहीं दिया गया तो नन पर हम जाएंगे, ठीक है। यूके में पड़ता है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? जो बोडो भाषा है आपको याद रखना है, सरकार है, असम में बोली जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोलेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, याद रखेंगे। त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। राइट आंसर बंगाली भाषा। कौन सी? बंगाली भाषा जो हो जाएगी, दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये त्रिपुरा में बोली जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन में। क्या दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्ति होती है? कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई। बात करें सर, पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके ऊपर से कर्क रेखा होकर जाती है और कर्क रेखा में इस प्रकार से हमारा भारत स्थित है। तो सबसे नीचे कौन सा पड़ता है? आप कहेंगे सर कन्याकुमारी। तमिलनाडु में ही आपको चेन्नई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप तो जानते हैं कि सूर्य की किरणें कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर साल भर सीधी पड़ती हैं, तो इस वाले क्षेत्र में आपका तापमान अधिक होता है। तो ये तो भैया ऊपर वाले क्षेत्र हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। आप ऐसे ही लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को बिना पढ़े, ठीक है। याद रखेंगे चेन्नई इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी मतलब चौथा इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे। मणिकरण, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र भूतापीय ऊर्जा आधारित कहाँ पर है? बताएंगे। मणिकरण, अच्छा प्रश्न है, बताइए कहाँ हो जाएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र भूतापीय ऊर्जा आधारित है जो में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जो है ये 100% टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है। ये भी बात आपको मतलब कोरोना की वैक्सीन वाला 100% राज्य बन गया है, ये भी याद रखना। अगर गांव की सबसे पहले कौन सा गांव 100% मतलब बना था, तो आपको याद है वयान गाँव। कौन सा सर? वयान गाँव जो था यह कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का था, याद रखेंगे वयान गाँव, ये सबसे पहले बना था। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना? भूमि सुधार जो आपके बहुत सी योजनाएं भूमि सुधार के लिए चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, तो आपको बताना है भूमि सुधार के लिए जो उद्देश्य होता है, भूमि सुधार का मेन उद्देश्य क्या होता है। 1 मिनट रुक जाएंगे, बताइए, अब बताइए। भूमि सुधार का मेन उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही है। ग्रामीण लोगों के क्रय शक्ति में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। आर्थिक एवं समद्वि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, तो राइट आंसर डी होगा इसका, ठीक है। ये सभी विकल्प ऊपर के सही हैं जो भूमि सुधार उद्देश्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है? बाधा पड़ती है निम्नलिखित में से किसके द्वारा? बताएंगे। अत्यधिक जनसंख्या के कारण, निरक्षरता अधिक जनसंख्या के कारण, या निरक्षरता के कारण। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या, इस दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा, ठीक है। याद रखेंगे कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या हरित क्रांति की सफलता के बाद सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन से हैं? बताएंगे। हरित क्रांति की सफलता से संबंध कौन है? हरित क्रांति, तो राइट आंसर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। याद रखेंगे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब चौथा, ठीक है। भारत में कौन लाए? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन लाए भारत में। तो स्वामीनाथन जी भारत में लाए थे। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति सीमित प्रभाव हुआ, मतलब सीमित प्रभाव हुआ हरित क्रांति का? दाल, चावल, गेहूं और मकई। देखिए सबसे ज़्यादा गेहूं पर और चावल पर हुआ, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गेहूं चावल पर, लेकिन अगर आपसे सीमित पूछा जाए तो किस पर? दालों पर। ठीक है, दालों पर जो असर रहा यह सीमित दिखा, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में? पंजाब में। ये भी बात आपको याद रखनी, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन पंजाब ने किया था गेहूं का। राइट आंसर इसका ए होगा। इस पर क्या बना, मतलब सीमित प्रभाव रहा दाल पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे है? और ये आपको कई एग्जामों में देखने को मिलेगा। सूरत किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी, ताप्ती नदी, महानदी या यमुना नदी? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, सूरत ताप्ती नदी पर। कहां पर? सूरत ताप्ती नदी पर है, याद रखेंगे। सूरत ताप्ती नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी तट पर कौन सा? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलोर, हैदराबाद? राइट आंसर क्या होगा? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, यानी कि तिरुचिरापल्ली। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला। तिरुचिरापल्ली जो है यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये किसको घेरे हुए हैं? मतलब नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन घिरा हुआ? मैंने अभी आपको बताया था, पूरी सीरीज बताई थी। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। नर्मदा और ताप्ती के द्वारा कौन घिरा हुआ है? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए, नर्मदा और ताप्ती द्वारा कौन घिरा हुआ है? बोलेंगे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, राजमहल, अरावली? क्या होगा राइट आंसर? तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा सर? विंध्य। सबसे ऊपर विंध्य श्रेणी। सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगी सर? विंध्य श्रेणी। ठीक है, विंध्य श्रेणी। अब विंध्य श्रेणी के बाद आपको नर्मदा नदी। कौन सी सर? नर्मदा नदी, याद रखेंगे। सबसे ऊपर विंध्य श्रेणी, मैं चलिए लिख देता हूं, विंध्य श्रेणी सबसे ऊपर। ठीक है, विंध्य श्रेणी। विंध्य के बाद नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद सतपुड़ा। कौन सी सर? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद आपका ताप्ती। तो राइट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है ये दोनों के बीच घिरा हुआ है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या मीटीरियोलॉजी का अध्ययन है? बताएंगे। मीटीरियोलॉजी का अध्ययन क्या है? बोलेंगे, बताइए मीटीरियोलॉजी का अध्ययन क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर मौसम का होगा। किसका सर? मौसम का। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मौसम का होता है, याद रखेंगे। कौन सर? मीटीरियोलॉजी, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। राइट आंसर क्या होगा? क्या रेगिस्तान के बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? बताएंगे। जो रेगिस्तान होता है, आपने देखा होगा रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे अगर पूछ दे कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, बताएंगे। अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कम आर्द्रता, मतलब आर्द्रता उन्हें नहीं मिल पाती है, तो इसी कारण आर्द्रता ना मिल पाने के कारण वहां पर वर्षा नहीं होती है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 7 बजे क्लास आपकी डेली होती है, तो डेली जुड़ें और लगातार जुड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।